किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मधुमक्खी पालन में सावधानी पे, और साथ ही भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे बागों में खाद प्रबंधन और अन्य देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे, और उसके साथ करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा से मधुमक्खी पालन में सावधानी। भाइयों, मधुमक्खी पालन एक ऐसा कृषि आधारित व्यवसाय है जो छोटे मधुमक्खी पालक भाई जो कि अंशकालिक है या जो बड़े मधुमक्खी पालक हैं उनको पूर्णकालिक रोजगार प्रदान करे है। और ये व्यवसाय भाइयों अतिरिक्त भूमि की इसमें कोई हमने कोई जरूरत नहीं पड़ दी, इसलिए जो छोटे किसान हैं या जो भूमिहीन किसान है वो भी मधुमक्खी पालन का जो व्यवसाय है उन्हें अपना सके हैं। और कम लागत तय शुरू होने वाला ये व्यवसाय भाइयों पहले साल में ही किसान भाइयों ने या जो मधुमक्खी पालक भाई हैं उन्हें लाभ देना शुरू कर दे है। और खेती में भी भाइयों यो काम जो है किसी प्रकार की बाधा नहीं बनता, बल्कि जो फूलों के परागण हैं उनके द्वारा अलग अलग फसलों की पैदावार में जो बढ़ोतरी है उसमें भी ये मदद करे है। जिस तरह भाइयों जो हमारी परंपरागत जो फसल है, सरसों है, सूरजमुखी इत्यादि है, उसमें मधुमक्खियों द्वारा परागणतः जो पैदावार है और जो तेल की मात्रा है उन दोनों में बढ़ोतरी हो है। और साथ ही भाइयों जो सब्जियों के बीज है उसकी मात्रा में और उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी हो है। फलदार पौधों में पैदावार, उनके रस और उनके गुणों में भी ये बढ़ोतरी करे है। लचीला व्यवसाय होने के साथ साथ भाइयों ये लगातार आमदनी का भी एक बहुत बढ़िया साधन है, और जो है साल भर में कई बार किसान भाई या जो मधुमक्खी पालक भाई हैं इसका आर्थिक लाभ ले सके हैं। और मैदानी क्षेत्रों में भाइयों जहां मधुमक्खियों के लिए उपयोगी वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो मधुमक्खी पालन के लिए एक बहुत ही उपयोगी जो जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं, तो हम मधुमक्खी पालन बड़े आराम से कर सके हैं। और मधुमक्खी पालन तो भाइयों शहद, मोम, पराग और भी बहुत सारे उत्पाद हमने मिले हैं। और शहद का तो पूरे देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी भारी मांग हमेशा देखी जावा है, इसलिए बहुत लाभकारी ये उद्योग माना गया है। इसके अलावा भाइयों परागण के क्षेत्र में भी अपने देश में भाइयों कई लाख मौन वंशों की जरूरत है, जिसके कारण मधुमक्खी पालन की अपार संभावना है। यानी कि मधुमक्खी पालन तो किसान भाई जो है या जो मधुमक्खी पालक भाई है वो शहद है या जो दूसरे उत्पाद है, मोम है, पराग है, उन बेच कर तो आमदनी लेवेगा। साथ ही साथ जो मधुमक्खी हैं ये हमारी खेती के लिए भी बहुत वरदान है, बहुत लाभ देने वाली है। इससे हमारी खेती भी तेजी से बढ़े है, तो दोनों तरफ यह फ़ायदा देवा है। और बात करें भाइयों मधुमक्खी पालन हमने किस तरह शुरू करना है, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है हरियाणा में मधुमक्खी पालन शुरू करना सबसे उचित समय माना जावा है। और इस समय भाइयों मौनचर जो है या जो फूलों की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, और फरवरी मास तक फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा बनी रही है, जिसके कारण मधुमक्खियों की संख्या में बढ़ोतरी इस समय देखी जावा है। और 5 से 10 बक्सों से मधुमक्खी पालन शुरू करके मधुमक्खी पालक भाई या जो किसान भाई हैं वो बक्सों की संख्या बढ़ा भी सके हैं। साथ ही भाइयों मधुमक्खी पालन शुरू करने खातर उस स्थान का चयन करें जहाँ मौनचरों की अधिकता ज़्यादा हो। जैसे सरसों जाति की जो फसल है, जैसे सरसों है, तोरिया है, राया है और तारमीरा इत्यादि है, या जो बीज के लिए जो चारे वाली जो फसलें हैं जिस तरह बरसीम है, रिजका है, मक्का है और मकचरी और बाजरा इत्यादि है, या फिर भाइयों जो दलनी फसलें जिस तरह चना है, अरड़ है, मूंग है, ज्वार इत्यादि है, सूरजमुखी है, कपास है
और बेल वाली जो सब्जियां जैसे घिया, तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी इत्यादि है, या जो दूसरी सब्जी जैसे गाजर, मूली, धनिया या सौंफ इत्यादि हैं, या जो फलदार वृक्ष जिस तरह की आवड़ा, बेर, नींबू, जामुन, इमली, खजूर, नाशपाती, आड़ू इत्यादि की जो है फसल ली जाओ है। या फिर भाइयों जो छायादार पेड़ और जो दूसरे पेड़ है जिस तरह की अर्जुन है, नीम है, सहज है, सेमल है, रिट्ठा है, शीशम है, सहतूत है, इस तरह के जो पेड़ जहाँ ज़्यादातर है तो उन जगह पर जो है मधुमक्खी पालन करना बहुत बढ़िया माना जाता है। और अच्छा जो मोनचर है उसके मिलने की अवस्था में 50 वंश तक एक स्थान पर हम रख सके हैं, लेकिन ऐसी इकाइयों की जो आपस में दूरी है भाई वो लगभग 2 किलोमीटर की रख है। और इस प्रकार भाई मोनचर की जो संख्या है और उनकी मात्रा को ध्यान में रख के ही किसी स्थान का वंशों की स्थापना खातर चयन करें। बात करें भाइयों मधुमक्खी वंशों को खरीदना किस तरह है, उसकी पहचान क्या है, तो मधुमक्खी वंश सदैव भाइयों विश्वसनीय जो मधुमक्खी पालक भाई है उससे खरीदना है। और भूरे रंग के उदर वाली यानी कि जिसका पेट जो है वो भूरे रंग का हो ऐसी युवा मक्खी अगर हम खरीदेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अधिक उम्र वाली जो रानी है उसका उदर थोड़ा सा गहरा भूरा या फिर काला फिक्का सा हो जाए। और मधुमक्खी खरीदते समय भाइयों 3 शिशु चौखट यानी कि जो कमेरी है और 1 मकरंद और पराग की चौखट जरूर खरीदना है। और नए मधुमक्खी की जो नर मधुमक्खी है उसकी संख्या भाइयों कम रखें। और शाम के समय बक्सों में प्रवेश द्वार को अच्छी तरह से बंद कर दें ताकि मधुमक्खी बाहर ना निकल सके। जब जो मधुमक्खी वंश है उन हम एक जगह तो दूसरी जगह लेकर जाओ तो उस समय भी हमने कुछ बातों का ध्यान रखना है। एक तो जो खरीदी हुई मधुमक्खी है उन रात के समय में ही लेकर चलें। बक्से के अंदर भाइयों 10 चौखट रख कर कील तय बंद कर दें। और गर्मी में प्रवेश द्वार जो है जाली तय, और सर्दी के मौसम में भाइयों जो प्रवेश द्वार है वो लकड़ी की जो फट्टी है उस तक बंद करके रखें। और वाहन में ले जाते समय सावधानी रखें कि बक्से जो है ज़्यादा उछले ना। साथ ही बक्से हमने रखने किस तरह है, तो मधुमक्खी के बक्सों को भाइयों उचित स्थान पर रात में ही इस प्रकार रख दें कि बक्से में लगभग एक बक्से तो दूसरे बक्से के बीच की दूरी 5 फुट बनी रहे। सबसे पहला भाइयों मधुमक्खियों के जो प्रवेश द्वार है उसने खोल दें ताकि मधुमक्खियां अपना काम शुरू कर दें। और दूसरे दिन भाइयों बक्सों ने खोलकर रानी और जो कमेरी मधुमक्खी हैं उनकी बार जांच जरूर कर लें और कमी होने पर उसने भाइयों पूरा भी जरूर करें। साथ ही मोनाल्य की जो स्थापना है इसी जगह पर करें जहां तक मौन वंशों को जल्दी हटाने की जरूरत ना पड़े। अगर मधुमक्खियां एक विशेष प्रकार की भाई क्योंकि गंध छोड़ है और वो अपना रास्ता अपने आप बना लें, इसलिए भाई वंशों को थोड़े समय तक कुछ ही दूरी पर ले जाने से जो है वो कमेरी मधुमक्खियां रास्ता भटक भी इसका है। इसलिए भाई जिस जगह पर वंशों को एक बार हमने रख दिया वहाँ उन्हें फिर हटाना नहीं है। अगर मजबूरी है उनका स्थान बदलना पड़ जाए तो शाम के समय लगभग 2 फुट खिसका कर कुछ दिनों में भाई उसका स्थान जो है वो निर्धारित जरूर कर दे, पक्का कर दे उनका स्थान। और भाई साथ में मौन वंशों के स्थान के सामने जो है कोई पेड़ या झाड़ी या कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए ताकि मधुमक्खियों के आने और जाने में कोई बाधा ना आवे। और मोनाल्य के जो पास चींटी हैं या मकोड़े हैं उनके बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि बरसात के मौसम में मधुमक्खी वंशों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। साथ ही भाइयों जो मोनाल्य है उसकी स्थापना इसी जगह पर करें जहाँ तेज हवाओं का असर कम से कम पड़े। और मोनाल्य के आसपास पेड़ जरूर होने चाहिए ताकि सर्दी के मौसम में सीधी ठंडी हवा जो है और गर्मी के मौसम में जो ताती लू है वो मधुमक्खियों पर सीधी ना पड़े, उनका बचाव हो सके। और भाइयों सर्दियों के मौसम में जो सूरज की रोशनी है वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा बक्सों पर डालनी है। और मोनाल्य को भाइयों बिजली की जो तार है उन तक दूर रखें, क्योंकि बिजली की गूंज से कई बार मधुमक्खियां तारों की ओर आकर्षित होकर तारों तक टकरा कर मर भी जाओ हैं। इसके अलावा भाइयों मधुमक्खी जो वंशों की है हमने अलग अलग मौसम में उसकी अलग अलग तरह से देखभाल करनी है। तो बात करें भाइयों शरदकालीन देखभाल की, क्योंकि जो मौसम है सर्दियों का मौसम है तो सर्दी के मौसम में भाइयों जो कमज़ोर वंश है उनका मेल जरूर करा दें, नहीं तो वंश समाप्त हो सके हैं। इसके अलावा भाइयों वंशों को रोग रहित रखें, जरूरत के हिसाब से जो पुरानी रानी है उसने बदल दें। और छत्ते में भाइयों शहद की मात्रा बनाकर रखें, यानी कि पूरा शहद हमने नहीं निकालना है। साथ ही भाइयों शीतकाल में बक्सों के प्रवेश द्वार पर हवा की दिशा में नहर नहीं रखने हैं, क्योंकि अगर हमने हवा की दिशा में रखे तो सीधी तेज़ ठंडी हवा जो है अंदर जाऊंगी, तो हमने तेज़ जो ठंडी सीधी हवा है उन तक बचाव रखना है। सुपर का प्रयोग करें और रानी को शहद कक्ष में ना जाने दें। कॉलोनियों का निरीक्षण के लिए दोपहर के समय जब धूप निकल रही हो तो उसी टाइम खोल लें। और बक्सों का विभाजन भाई जरूर करें और समय समय पर शहद का निष्कासन जरूर कर दे रहें। और
जो मधुमक्खी हैं उन पर भी शत्रु कीट और बीमारियों का असर देखा जावा है, तो उनका हमने प्रबंधन किस तरह करना है। जिस तरह मोमी पतंगा, शत्रु कीट की जो सुंडी है वो छत्तों पर सुरंग बनाकर उसमें सफ़ेद जाड़ा सा बुनना शुरू कर दे है, जिसके कारण भाई पूरा छत्ता ही नष्ट हो जाए और छत्ते में जो है जाड़े से लगने शुरू हो जाए और रानी जो मक्खी है वो अंडे देने बंद कर दे है और बारिश में इसकी जो तीव्रता है बहुत ज़्यादा हो जाए और ये जो है ज़्यादा नुकसान पहुँचाओ है बारिश के मौसम में। तो ये जो कीट है भाइयों, जो भंडारी छत्ते हैं उनका बड़ा शत्रु है और मौन वंशों में इसका प्रकोप तब ज़्यादा देखा जावा है जब मौन ग्रह में जरूरत से ज़्यादा छत्तों वाली चौखट हो और उसमें मधुमक्खी ना रहती हो, तो उस अवस्था में इसका प्रकोप जो है जो मोमी पतंगा है वो ज़्यादा देखा जावा है। तो हमने इसका प्रबंधन किस तरह करना है। एक तो भाइयों जो खाली छत्ते हैं उनको सूरज की तेज़ धूप में रखें ताकि सुंडी नष्ट हो जाए और प्रभावित जो छत्ते हैं उन्हें निकाल कर उनका मोम जरूर निकालना है। साथ ही भाइयों जरूरत के हिसाब से या जरूरत अधिक छत्ते हो तो उसको भाइयों सल्फर या इथाइलिन डाइब्रोमाइड या फिर भाइयों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से जो है हमने धूम्रित करना है। एक और जो बीमारी इसमें देखी जाओ है, जो समस्या है वो है अष्टपदी या चिचड़ी। ये भी एक कीट है और अष्टपदी जो है मधुमक्खी के जो भीतरी हिस्से हैं उसमें घुसकर उनका खून चूसना शुरू करता है, जिससे मौन वंश कमजोर हो जाए और समाप्त हो जाए। और जो भाइयों प्रभावित मधुमक्खी है वो रोग की जो प्रभावित मधुमक्खी है वो रोग को जो स्वस्थ मधुमक्खी है उन तक भी पहुंचाता है, जिससे कुछ चिचड़ी जो है मधुमक्खियों के शरीर पर चिपक कर उनका खून चूसती रहे हैं और जिसके कारण शिशु का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता। अगर शिशु प्रौढ़ बन भी जावे तो भाइयों उसके जो पंख है टांग है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती। इसके अलावा भाइयों जो हमारे मौन वंश है उनका हमने प्रबंधन फिर किस तरह करना है। एक तो बक्से के जो तले पे भाइयों चिपचिपा पदार्थ लगाकर उस पर कागज लगा दें और हर हफ्ते इसने निकाल कर जला दें। साथ ही भाइयों बारीक पिसी हुई चीनी ने 6 से 7 दिन के अंदर पे जो है मधुमक्खी जो फ्रेम है उस पर बुरकाव उसका जरूर करें और माइट के नियंत्रण खातर भाइयों 5 मिलीलीटर फार्मिक एसिड उसका लगातार 15 दिन तक हमने धूमन करें और कांच की शीशी में भाइयों एसिड डालकर उसमें रुई की बत्ती डाल दें और उसने तलपटे पर रख दें और सुबह के समय भाइयों शीशी ने निकाल लें और प्रजनन समय के बाद भाइयों नर कोष्ठों को नष्ट जरूर कर दें। इसके अलावा भाइयों एक और जो बीमारी देखी जाओ वो है सेक ब्रूड। इस बीमारी का प्रकोप भी शिशुओं के कोष्ठ बंद होने से पहले ही हो जाए और इसमें भाइयों सुंडी की बाहर की जो चमड़ी है वो मोटी हो जाए और अंदर के अंग जो है पानी की तरह पिलपिले से हो जाए और यह बीमारी भाइयों शिशुओं में ही पाई जावा है और शिशु कोष्ठ बंद होने से पहले ही ये बीमारी उसमें आ जाए। और इसका हमने प्रबंधन किस तरह करना है, क्योंकि भाइयों जो ये सेक ब्रूड बीमारी है यह विषाणु रोग के कारण फैला है और इसकी कोई दवाई नहीं है, यानी कि इसकी रोकथाम नहीं करी जा सकती। तो इसका सही उपाय क्या है कि हमने कॉलोनी की साफ सफाई रखें। शक्तिशाली जो वंश है वो इस बीमारी के प्रकोप में कम आओ है, इसलिए जो है वंशों को कमजोर ना पड़न देवे। अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो जो किसान भाई या जो मधुमक्खी पालक भाई हैं वो मधुमक्खी पालन करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाओ। तो ये तो करी भाइयों चर्चा मधुमक्खी पालन में सावधानी पे और इबले भाई जानकारी मौसम की। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 7 डिग्री सेल्सियस और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 6 डिग्री सेल्सियस। साथ ही बात करें भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की, तो कल अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे जीवाणु खाद के महत्व पर और नई फसल नई उमंग के तहत चर्चा करेंगे मसूर की काश्त पर और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक दवा नीमा स्तर पर। और इब करवाऊं भैया का मनोरंजन सुनैया रागणी। कोई मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने कई हो जाके याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे। मनुष्य पखेरू सुनता होते मेरे माता पिता ने
हो जाके याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया के। कंवर थारा गंगा जी पे सोरा दुख मोनाड़ तले ने पूरा हिरे दुख मोनाड़ तले ने पूरा और लड़का कती मरण ने हो रहा जो पालता याद लड़ाते याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे उन्हें आगे। मानस का कुछ ना चले चारा थारे तो आज पाट लिया थारा हिरे थारे तो आज पाट लिया थारा और श्रवण रोवे दिल का प्यारा तो के चलो मैं पाठा के याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया के। भारी छोरा रो दे गिलकारी छोरा रो दे गिलकारी अरे आंधी माता दिल की प्यारी लाड करे छाती कहला के याद मील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया के। सब खेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने क्यों जाके याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया के। जिस पर करड़ा हो जा री के कर गरीब बेचारा रे के कर गरीब बेचारा अरे माई चंद का काम दुआन पर सारा हाल सुना दूंगा के याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया के। सब खेरू सुनता होते मेरे मात पिता ने क्यों जाके याद नील पे अंधे तपस्वी दर्शन दे जाएंगे मनैया के। ये तो सुनी भजन रागणी और गायक कलाकार थे राम निवास शर्मा। और भाइयों लेवल जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की एक योजना है जो किसानों को प्राकृतिक आपदा, चाहे वो सूखा हो भाइयों, बाढ़ हो, ओलावृष्टि हो जाए
या कीट हो या बीमारियों से होने वाले जो फसल नुकसान है उसके लिए किफ़ायती बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान करा है ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके, किसान भाइयों के जो कृषि उत्पाद है उसमें स्थिरता लाई जा सके। और यह योजना भाइयों बुआई तक कटाई तक के जोखिम को कवर करे है, जिसमें कटाई के बाद के नुकसान भी शामिल हैं और एक राष्ट्र एक फसल एक प्रीमियम के सिद्धांत पर यह काम करे है। बात करें भाइयों जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसके मुख्य उद्देश्य है एक तो किसानों को व्यापक जोखिम कवरेज देना, साथ ही किसानों को वित्तीय सहायता और स्थिरता प्रदान करना और उनके खर्चों की योजना बनाने में मदद करना। साथ ही गुणवत्तापूर्ण बीज हैं और बेहतर खेती के तरीके हैं उसमें भी निवेश को प्रोत्साहित करना और कृषि क्षेत्र में जो ऋण प्रवाह है सुनिश्चित करना और साथ ही भाइयों खाद्य सुरक्षा में भी किसान भाइयों को योगदान देना है। बात करें इसमें जो शामिल जो जोखिम है उसमें हम क्या क्या कवरेज ले इसका है, तो एक तो स्थानीय जो आपदा जिस तरह ओलावृष्टि होगी, बाढ़ आ गई, सूखा हो गया, अकाल है, तूफान आ गया, तो इस तरह की उसकी वजह से जो फसल में नुकसान होया वो सारा इसमें कवर होगा। साथ ही भाइयों कटाई के बाद के जो नुकसान है, कई बार चक्रवात आ गया या चक्रवाती बारिश आ गई, बेमौसम बारिश से जो है खेत में जो रखी जो फसल है उसमें नुकसान हो गया, तो इस तरह के नुकसान की भी भरपाई करा है। साथ ही कीट और बीमारी जिस तरह कीटों के प्रकोप और फसलों के रोग से जो होने वाला नुकसान है फसल का वो भी इसमें कवर हो है। और बुआई से पहले जो कटाई तक, यानी कि हमने जब खेत में बुआई भी नहीं करी उससे पहले से लेकर कटाई तक की जो भी प्राकृतिक आपदा के कारण बुआई ना हो पाना या बुआई के बाद फसल के नुकसान की जो स्थिति है उसमें भी वो कवरेज दे हुआ है। बात करें प्रीमियम की और कवरेज की, तो भाइयों प्रीमियम जो दर है वो खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए भाइयों 1.5% है। और सब्सिडी यदि प्रीमियम दर 5% ज़्यादा है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर 90:10 के अनुपात में सब्सिडी देवा है, यानी कि जो 90 हिस्से हैं वो केंद्र सरकार का और 10वां हिस्सा राज्य सरकार का इसमें शामिल है। और नामांकन हमने किस तरह करना है, यह योजना भाइयों स्वैच्छिक है और ऋण और जो गैर ऋणी दोनों किसान इसमें शामिल हो सके हैं। जो ऋणी किसान है उसका बीमा बैंक द्वारा खुद कराया जावा है, लेकिन वो घोषणा पत्र देकर इससे बाहर भी निकल सके है। और दावा निपटान समय पर हो इसके लिए भाइयों ऑनलाइन पोर्टल और जो क्रॉप इंश्योरेंस ऐप है वो उपलब्ध है। और दावा निपटान में देरी से बचने के लिए भाइयों जो दिशा निर्देश हैं कटाई के 2 महीने के भीतर हमने जो है उस पर दावा करना है। और महिला किसानों को इसके माध्यम से और विशेष प्रोत्साहन और सुरक्षा भी दी जावे है। और किसान भाई जो है किसी भी तरह की जानकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में लेना चाहे हैं तो उसके लिए टोल फ्री नंबर भी है और ये नंबर है भाइयों 1800-10-24-088। तो इस टोल फ्री नंबर पर भी जो है फ़ोन करके किसान भाई जो है इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकें। और भाइयों इब करें चर्चा आज की नसीहत के तहत बागों में खाद प्रबंधन और अन्य देखभाल। किसान भाइयों और जो हमारे भाई बाग लगा रहे हैं तो खाद और उर्वरक ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। और पौधे के लिए जो आवश्यक 16 तत्व हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, तांबा, जस्ता, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, इस तरह के तत्व इसमें शामिल हैं, जिसमें तक कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पौधे जल से और हवा तय ले रहे हैं, लेकिन जो शेष तत्व हैं वो तो उसने ज़मीन तय लेने हैं। और इन तत्वों की उचित मात्रा भाइयों ज़मीन में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भाइयों खाद और उर्वरक का प्रयोग करने की हमने ज़रूरत पड़ा है। और खाद और उर्वरक ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने खातर जो है इनको उचित मात्रा में डालना, सही जगह पर डालना, सही समय पर डालना और उचित विधि तक अगर हम डाल लेंगे तो किसान भाई या जो जिन भाइयों ने बाग लगा रखे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। और खाद और उर्वरक की हमने मात्रा लेनी कितनी है, तो फलदार पौधों के लिए भाई खाद और उर्वरक की मात्रा मुख्य रूप से जमीन की उर्वरा शक्ति, उसकी सिंचाई की व्यवस्था, फल के वृक्ष की जो किस्म है उसके ऊपर निर्भर कर है, पौधे की उम्र पर निर्भर कर है और इनकी बढ़ोतरी और फल उत्पादन पर भी निर्भर कर है। खासतौर पर अगर हम ज़मीन की जांच करवा लें तो उसके बाद अगर हम खाद और उर्वरक की मात्रा डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा।
साथ ही खाद और उर्वरक देने का समय कौन सा सही रहेगा, तो खाद और उर्वरक के प्रयोग का समय भाइयों पौधे की किस्म और उनकी जरूरत पर निर्भर करा है। पौधे में उर्वरक उस समय डालना है जब पौधे की जड़ पूरी तरह से सक्रिय हो, नए पत्ते आने वाले हों या आने शुरू हो गए हों। इसके अलावा भाइयों फलों की बढ़वार के समय में भी पौधों को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ा है। लेकिन जो खाद है, खासकर गोबर की जो खाद है या जो कंपोस्ट है, वो कम से कम 1 से 2 महीने पहले ही डालनी चाहिए ताकि उसमें उपस्थित जो तत्व है वो जरूरत के समय उपलब्ध हो पाए। खाद हमने कहाँ डालनी है, किस तरह डालनी है, तो खाद और उर्वरक भाइयों पौधे की जो सक्रिय जड़ है उसके आसपास ही डालना है ताकि इनका प्रयोग पौधा ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। जो फलदार पौधे हैं उसमें सक्रिय जड़ मुख्य तने तक 30 से 150 सेंटीमीटर की दूरी तक और पौधे के फैलाव के हिसाब से पाई जाओ है, और फलदार पौधे जितना बड़ा होगा उतना ही वो सक्रिय जड़ मुख्य तने तक दूर होती चली जाओगी। इसलिए भाइयों जहाँ पर सक्रिय जड़ नहीं है वहाँ पर खाद और उर्वरक डालने का कोई फायदा नहीं है। बात करें भाइयों नींबू वर्गीय फल की, तो खाद और उर्वरक मुख्य तने तक 30 से 45 सेंटीमीटर दूर और 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक पौधे के फैलाव तक डालना है। गोबर की खाद और सारा फास्फोरस दिसंबर या जनवरी के महीने में डालना है, और आधी नाइट्रोजन खाद है वो मध्य फरवरी में, और आधी बची हुई भाइयों अप्रैल में डालकर सिंचाई करें। और अगर अमरूद के बाग लगा रखें तो भाइयों खाद और उर्वरक मुख्य तने तक 45 से 60 सेंटीमीटर दूर और 15 से 20 सेंटीमीटर गहराई तथा पौधे के फैलाव तक डालना है, और गोबर की खाद आदि सुपर फास्फेट और सल्फेट ऑफ पोटाश ये फरवरी में दे दें, और बाकी भाइयों आधी जुलाई में हमने देनी है। और खाद का प्रयोग भाई कोशिश करें कि पहले मिट्टी की जांच करवा लें, तो उसके आधार पर ही खाद का प्रयोग करें। और आम की बात करें तो भाइयों आम में जो है खाद और उर्वरक मुख्य तने तक 1 से 2 मीटर दूरी पर 20 से 30 सेंटीमीटर की गहराई पर डालना है, और गोबर की खाद और फास्फोरस भाइयों दिसंबर में और नाइट्रोजन और पोटाश फरवरी में देना। और जो फलित वर्ष है उसमें यूरिया खाद की एक अतिरिक्त मात्रा जून के महीने में जरूर डालना भाइयों। और जिन भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं तो खाद और उर्वरक पौधे के मुख्य तने तक 90 से 120 सेंटीमीटर दूर और चारों तरफ फैलाव के अंदर ही डालना है। और गोबर की खाद भाइयों जून के अंत में या जुलाई के जो पहले हफ्ता है उसमें कटाई के बाद डालना है, और लगभग 1.25 किलो सुपर फास्फेट जून जुलाई में डालना है तो पैदावार ज़्यादा बढ़िया ले पाओगे। तो भाइयों ये तो ली जानकारी नई आज की नसीहत के तहत बागों में खाद प्रबंधन एवं अन्य देखभाल पर। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। और भाइयों किसान वाणी कार्यक्रम का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।